हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेटिंग एजुकेटेड। आज हम जो पढ़ेंगे वो है स्टैटिस्टिक्स। ये फाइनल ईयर बीएड के सिलेबस में जनरली होता है और ये जो पोर्शन है ये सीटेट और एस्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें भी यूज़फुल होता है। बिफोर मूविंग ऑन, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं हमें स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आगे पढ़ना है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर एजुकेशन। जो एजुकेशन वाला जो पोर्शन है, जो हमारी डिग्री एजुकेशन की और जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है, इसमें स्टैटिस्टिक्स किस तरह से इम्बाइब किया गया है ये हम देखेंगे। इसके बाद जानेंगे हाउ स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज़फुल। तो ये हो गया, किस तरह से ये अप्लाई हो सकता है नॉर्मल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये देखना है। देन इज़ प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। कैसे हमें जो भी हमारे पास जो भी डेटा हो, रॉ डेटा है, तो उसे किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे स्टैटिस्टिक्स में, वो हम सीखेंगे आज। और एक और चीज़ जो सीखेंगे वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कोर्स। ओके, सो लेट अस मूव। फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है ऑरिजिन। तो जो स्टैटिस्टिक्स का जो जनरल मतलब होता है वो होता है कि एक्यूमुलेटेड न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। एक जगह पे बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल डेटा वगैरह हैं जो वहाँ पे एक जगह पे हम रखे हुए हैं और उसे किस तरह से हमें पढ़ना है। कभी इसे ग्राफ में स्प्लिट करते हैं, कभी टेबल में स्प्लिट करते हैं एंड देन हम इसे स्टडी करते हैं। इसका जो इसे जो लिया गया है, जो वर्ड है स्टैटिस्टिक्स का, ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड स्टेटस से। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं जो एक जो डेफिनेशंस हैं वो हैं अकॉर्डिंग टू सर फ्रांसिस गैटन। ये है इनका कहना है कि स्टैटिस्टिक्स आर द ओनली टूल्स बाय विच एन ओपनिंग कैन बी कट थ्रू द formidable thicket of difficulties that bars the path of those who pursue the science of man। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई डेफिनेशन होता है ना, और हम अगर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू किसी जिनका भी नाम लिखते हैं, जैसे सर फ्रांसिस गैल्टन है यहाँ पे, तो ये हमें डबल कोट में ही लिखना होता है। और अगर हम इसे भूल जाते हैं, बीच में हमारा कोई वर्ड भूल जाता है, तो बेटर है कि ये चीज़ उस आंसर में नहीं लिखी जाए। और अगर याद रहती है तो हमें क्या करना होता है कि इसी तरह से लिखना है, जो नाम है वो देना है एंड देन हमें क्या करना है कि ये लिखना है, जो भी कोट है, जो भी डेफिनेशन है उसे डबल कोट में लिखना है। और अगर आप भूल जाते हो, याद नहीं आती, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें आप अकॉर्डिंग लिखो, नॉर्मल आप बस ऐसे ही लिख दो। तो हम थोड़ा इस डेफिनेशन का मतलब जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। इनका कहना है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक टूल है जिससे हम एक ओपनिंग कट करते हैं फ्रॉम द फॉर्मिडेबल थिकेट ऑफ डिफ़िकल्टीज दैट बार्स द पाथ ऑफ दोज। मतलब ये कि ये एक ऐसा टूल है जिससे हम एक ओपनिंग कट कर सकते हैं कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वाले एरिया में जहाँ पे हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें क्या हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो वहाँ पर स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल होता है। तो जैसे कि अभी भी आप कोविड के सिचुएशंस में देख रहे हैं कि हर दिन आप एक स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन ज़रूर देखते हैं, पेपर में ग्राफ दिया रहता है कि आज इतने केसेस हो गए, इतनी वैक्सीनेशन हो गई। तो ये जो हेल्पफुल हुआ है कि एक सिंपल से ग्राफ से ओवरऑल आपको आंसर मिल जाता है कि हाँ इस तरह से लास्ट का क्या है, किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यही है कि इनका कहना यही है कि हमें जो होती है आसानी होती है कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल डेटा को आसानी से ग्राफ के फॉर्म में या स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। Next is according to A.L. Bawley, statistics may be called the science of counting. Obviously ये तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, तो now let's move on forward. Next is how statistics is useful. ये कैसे यूज़फुल है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये हमें हेल्प करता है। जो भी स्टैटिस्टिक्स तो एक पूरा सब्जेक्ट होता है, तो इसकी वोकैबलरी को स्टडी करने में, नॉर्मल डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के ऐसे वर्ड्स हैं या फिर फार्मूलाज वगैरह हैं या ग्राफ है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हमें उस वर्ड्स और वोकैबलरी जो स्टैटिस्टिक्स की इसकी उससे अवेयर होना चाहिए। सॉरी। नेक्स्ट इज़ टू एक्वायर एंड एक्सटेंड कंप्यूटेशनल स्किल्स। जो भी हम किस तरह से कैलकुलेट करना है, जो टेबल बनाना है, डेटा इंटरप्रेट करना है, इसमें हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है टू लर्न करेक्ट इंटरप्रिटेशंस।
जो भी ग्राफ वगैरह हुआ, हिस्टोग्राम हुआ या बार ग्राफ हुआ, उसमें से हम किस तरह से जानें कि क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी ग्राफ पढ़ना नहीं आता है, स्टैटिस्टिक्स नहीं आती है, वो रोज़ पेपर में इस तरह की जो ग्राफ दिए होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो करेक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए भी ज़रूरी है कि हम जानें कि स्टैटिस्टिक्स क्या है और तो ये यूज़फुल होता है हमारे डेली लाइफ में, ये डेली लाइफ के एप्लीकेशन में भी यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इज़ टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कैसे वर्क करता है ये जानने में। देन इज़ टू लर्न वेयर टू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स एंड वेयर नॉट। अब ऐसा भी नहीं है कि आप हर जगह ले देकर स्टैटिस्टिक्स को हम डाल दें वहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जनरली तो स्टैटिस्टिक्स को ये भी कहा जाता है कि ये बहुत नेगेटिव टूल भी हो सकता है और स्टैटिस्टिक्स से मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़े, बिना स्टैटिस्टिक्स के भी हम काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जानना कि कहाँ पे यूज़फुल होगा, नहीं होगा, तो ये सब कुछ भी तभी हमें आएगा जब हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ेंगे। देन इज़ टू अंडरस्टैंड द बेसिक मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इट। स्टैटिस्टिक्स की जो थ्योरी है कि किस तरह से हमें क्या क्या काम करना है, तो वो जानने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो यूज़फुल होता है। नेक्स्ट इज़ टू कंस्ट्रक्ट टेस्ट। ऑब्वियसली एक क्लास में आप सैम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल किस तरह के कितने बच्चे हैं, आप उनका रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनके लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब आपको इस तरह से आसानी होती है कि किस तरह से हम एक टेस्ट बनाएं। और जो जनरली जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट वगैरह होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया पे होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं स्टैटिस्टिक्स की, और उसके हिसाब से ही फिर वो जो टेस्ट वगैरह स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं। तो टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने में भी स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं। And the last one is here कि it is helpful in comparative studies। तो कंपेयर करने के लिए एक क्लास को दूसरे क्लास से, एंड देन लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस को इस ईयर से, या फिर एक स्कूल के परफॉर्मेंस के दूसरे स्कूल के परफॉर्मेंस से। तो ये सारी चीज़ को कंपेरेटिव स्टडीज़ के लिए भी जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो ज़रूरी होता है। स्टैटिस्टिक्स की तो जैसे कि और भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैंने सम अप किया था। Now let us move to next slide. Here it is presentation and organization of data। तो अब हम आते हैं कि किस तरह से हमें जो भी डेटा हमें मिला है, जो भी हम एक्सपेरिमेंट और ये किए हैं, और हम किस तरह से एक रिकॉर्ड किए ऑब्जर्वेशन को, तो उसे हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। ये है आपका प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो इसमें सबसे पहले जो टर्म है वो है रॉ स्कोर्स। रॉ स्कोर्स को कहा जाता है कि दीज आर क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ आवर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दीज आर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमें जानना है कि एक क्लास है, उसमें बच्चों की हाइट जाननी है और उसका ही हमें एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है या फिर एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम बोलेंगे कि हाँ, आज हमें जो है मेज़र करना है। हम एक मेजरिंग टेप लेकर आएंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट मेजरिंग, और फिर रिकॉर्ड करेंगे ऑब्जर्वेशन वन बाय वन। तो क्या होगा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, एंड देन व्हाट वी डिड कि वी रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। ओके, कि कितने बच्चों की क्या क्या हाइट है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया डेटा, जो कि अभी जिसे हम कह रहे हैं रॉ स्कोर्स। ये अभी रॉ स्कोर्स के फॉर्म में है। जो भी डेटा हमने लिया वहाँ पे से एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इसे हम रॉ स्कोर्स कहेंगे। अब इस डेटा को किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, उसके 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन, सेकेंड है टेबुलेशन, दैट इज़ टेबल की फॉर्म में, एंड थर्ड इज़ प्रेजेंटेशन इन ग्राफिक फॉर्म, दैट इज़ पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सब कुछ। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कोर्स। तो हमने जाना कि स्कोर्स क्या होता है, ठीक है। अब जो स्कोर्स दैट इज़ रॉ डेटा, जो रॉ स्कोर्स हमें मिले, उसको हम 3 वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले हम तो सिंपल एरे बना सकते हैं, उसके बाद है कि हम फ्रीक्वेंसी एरे बना सकते हैं, थर्ड इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि सिंपल एरे कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी एरे कैसे बनेगा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। एंड वन मोर थिंग, एरे का मतलब होता है कि हम किस वे में मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न को रिप्रेजेंट करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स के हेल्प से, तो उसे हम एरे कहते हैं। सो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड।
सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल एरे जो है वो कैसे बनेगा। इसमें क्या क्या होता है, इसमें है कि ये सिंपलेस्ट वे है ऑर्गेनाइज़ करने का डेटा को, और इसे हम तभी यूज़ करते हैं जब नंबर ऑफ़ स्कोर्स जो है वो लेस है 20 तक है, 20 से ज़्यादा ना हो, तब हम सिंपल एरे बनाएंगे। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये है कि इट शुडंट बी यूज्ड फॉर रिपीटेड स्कोर्स। अगर स्कोर्स बार बार रिपीट हो रही है, डेटा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे मान लीजिए 3333 बार बार आ रहा है, तो फिर हम सिंपल एरे का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज़ कि इस मेथड में जो होता है, स्कोर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में इधर अरेंज करते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट टेबल जो दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले है आपका रॉ स्कोर्स। उसके बाद हमने जो भी हमारा रॉ स्कोर्स है, जो भी डेटा है, मान लीजिए ये हाइट का ही डेटा है, फॉर एग्जांपल कुछ भी 2 मीटर समथिंग लाइक दैट, तो ये जो स्कोर्स है हमने उसे एक तरफ लिख दिया, फिर उसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, छोटे से बड़ा, फिर देन वी हैव अरेंज दिस डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही हुआ एक सिंपल एरे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये फ्रीक्वेंसी एरे, तो इसमें हम देखेंगे कि ये कब यूज़ होता है। ये तब यूज़ होता है जब हमारे पास रिपीटेड स्कोर्स हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्कोर है, 20 इंडिविजुअल के एज के स्कोर है हमारे पास, मान लीजिए उनका एज है 15 15, 13 13 13, तो ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। ओके, फिर हम इसे किस तरह से अरेंज करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले 15 15 को अरेंज कर लिया, फिर देन 13 13 को अरेंज कर लिया, फिर सेपरेट करना है डेटा को, फिर 11 11 को अरेंज किया। तो जो भी रिपीटेड डेटा है एक साथ एक रो में लिखना है और उस तरह से अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और इसे हम बेटर वे में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, तो इसमें है कि मान लीजिए ये जो भी डेटा था, यहाँ पर जो भी डेटा ये है ये दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो डेटा दिया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे है एज है आपका, तो यहाँ पे एज दिया हुआ है, तो इसमें कौन कौन सा डेटा यूज़ हुआ है, 15 है 2 बार, 13 है 3 बार। तो इस तरह से हमारे पास जो भी डेटा है उसे हम एक तरफ एक कॉलम में लिखेंगे, वो है एज, तो उसमें 15 13 11 10 एंड 8 हमने लिखा है, सॉरी, हाँ, तो फिर हमने ये यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हम टैलीज़ करेंगे कि कितने बार कितना जो एज है वो बार बार रिपीट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे 15 जो है वो 2 बार आया है, ठीक है, तो इससे हम टैली जो मार्क है इसमें से हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कि यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ पे 2 हमने लिखा। और फिर फ्रीक्वेंसी कितने बार ऑकर हुआ है, 15 कितने बार ऑकर हुआ, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि कितने बार ऑकर हुआ ये चीज़। तो यहाँ पे ये है कि ये जो 15 है वो 2 बार ऑकर हुआ है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। नेक्स्ट वाले में 13 कितने बार आ रहा है, 13 जो है आपका 3 बार आ रहा है, तो हमने 3 मार्क किया, 1 2 3 इस तरह से, और यहाँ पे फिर हमने 3 लिखा। इसी तरह से हमने सारा जो टैली है इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और 5 को इस तरह से हम लिखते हैं 1 2 3 4 एंड देन वी राइट 5 लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होती है तो डू कमेंट, आप वहाँ कमेंट से मुझे बताइए कि आप लोगों को कहाँ पे कुछ भी परेशानी आ रही है। नेक्स्ट है कि हमने टोटल नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड किया, यहाँ पे कितने बार जो भी डेटा है वो कितने बार ऑकर हुआ है। 11 जो है वो 7 टाइम्स है, 10 जो है वो 5 टाइम्स है, एंड 8 जो है वो 3 टाइम्स है। अब हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं। हमें तो पहले से पता है ये 20 इंडिविजुअल का है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे ऐड करना है 3 2 5 5 7 12 एंड देन 5 3 8 12 एंड 8 20। तो यहाँ पे हमने करेक्ट ये जो हमने जो टेबल ड्रॉ की है टैलीज़ की, और जिस तरह से हमने कैलकुलेशन की है वो सही है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ ये है ये हमारा मैच कर रहा है। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि बाय एडिंग टैलीज ऑफ ईच नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड। ओके, so let us move forward. Third one is frequency distribution. इसमें है कि first let us go through the definition or whatever it is written. When the number of scores is too many and each is repeated several times. ओके, यहाँ पे जो हमें मार्क करना है वो क्या है, सेवरल टाइम्स। ये वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नंबर, एक तो नंबर ऑफ स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जो स्कोर्स है वो भी बहुत बार रिपीट किया गया है। तब क्या करना है,
तब हमें ऐसा देखना है कि देन द ऑब्जर्वेशंस आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। तो क्या किया गया है, ऑब्जर्वेशंस को सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और फिर उसके फ्रीक्वेंसीज़ को डिपिक्ट किया गया है हर एक सब ग्रुप के सामने में। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज़ जो है उसे डिपिक्ट किया गया है सब ग्रुप के सामने में। तो हम क्या है ये, लेट अस गो रीड दिस अगेन। व्हेन द नंबर ऑफ स्कोर्स इज टू मैनी एंड ईच इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स, then the observations are divided into subgroups and their frequencies are depicted in front of each subgroup. अब हम देखते हैं कि क्या प्रोसीड्योर है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसमें हमें कुछ कुछ टर्म्स है जिसे हमें जानना होगा। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है रेंज। रेंज क्या होता है? तो रेंज जो होता है, जो भी हमारे पास डेटा है ना, जो भी डेटा हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा है हाइट का। एक क्लास में जितने बच्चे हैं, मान लीजिए 20 बच्चे हैं, उनके हाइट का जो डेटा है, ठीक है। तो उसमें से हमें क्या, अब वो जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसमें से हमें देखना है, आइडेंटिफाई करना है जो भी लोवेस्ट स्कोर है और या जो भी हाईएस्ट स्कोर है। फॉर एग्जांपल ये वाले केस में मान लीजिए हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये वाले केस में जो लोवेस्ट स्कोर है वो है 8 एंड जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 15। ओके, इस डेटा की अगर हम बात करें तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर। और एक और चीज़ है कि कुछ स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो जो रेंज को +1 करके भी प्रेजेंट करते हैं। तो जो ये है कि जैसे रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर माइनस लोवेस्ट स्कोर +1। ओके, तो ये जो दोनों तरीका है ये रेंज को कैलकुलेट करने का है। यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हमने निकाला था, हम पहले देखेंगे जो हमने पहले निकाला था। ये जो हमारा ये वाला डेटा था, इसमें ये हाईएस्ट जो था 15 था और फिर जो लोवेस्ट था 8 था। तो 15 माइनस 8 जो हमारा रेंज है वो कितना आएगा, यस 7 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट ये जो एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास डेटा है 15 है, 20 है, 9, 14, 17, 18, 12, 25, 29 एंड 21। अब इसमें से हमें टोटल नंबर ये कितने हैं पहले ये निकालना है। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो टोटल नंबर है वहाँ पे 10 है, दैट इज़ n इज इक्वल टू 10। ओके, तो यहाँ पे ये 10 कहलाएगा, एंड देन रेंज हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो लोवेस्ट और हाईएस्ट, इसे हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे जो लोवेस्ट है वो है 9 एंड हाईएस्ट जो है वो है 29। ओके, सो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा हाईएस्ट स्कोर है 29 एंड लोवेस्ट स्कोर है आपका 9। 29 माइनस 9 दैट इज़ 20। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रही होगी ये बात कि किस तरह से हमें रेंज कैलकुलेट करना है। अब जो सेकेंड टर्म है जो हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो है क्लास इंटरवल। तो इसे हम सब रेंज भी कहते हैं। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा है। मान लीजिए हमारे पास 40 से 50 लोगों का जो डेटा है, तो हम उसे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हर बार पे उस तरह से सिंपल वे में ये करना, प्रेजेंट करना, वो बहुत क्लमजी हो जाएगा और फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब इस तरह से लार्ज अमाउंट में होता है तो हम उसे सब रेंज में या सब ग्रुप्स में जो है वो उसमें बांटते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि जो भी डेटा है, मान लीजिए यही इसी के बारे बात करते हैं जो हमारे पास प्रीवियस डेटा था। फॉर एग्जांपल जो इसमें डेटा है तो यहाँ पे है आपका जो लोवेस्ट है वो तो 9 है और हाईएस्ट जा रहा है 29। अगर हमारे पास मान लीजिए 5 भी इसमें एडेड होता या फिर 2 भी होता तो हम वहाँ पे से स्टार्ट कर सकते थे, जैसे कि 0 से 5 तक एक कैटेगरी डिवाइड कर देते, फिर 5 से लेकर 10 तक एक कैटेगरी डिवाइड कर देते, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 एंड 25 से 30। अब उसके बाद ये नहीं अगर हो रहा है तो हम ये भी कर सकते हैं, 9 से है तो 0 से 10 सीधा, फिर आपका वहाँ से 10 से 20, देन 20 से 30, इस तरह से भी जा सकते हैं। तो ये जो किस तरह से रेंज को कैलकुलेट करना है ना, रेंज को किस तरह से डिवाइड करना है, ये एक्सपीरियंस से आता है। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको आइडिया भी हो जाएगा किस तरह से हम ईजिली इससे करें। और एक और चीज़ है, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल होता है। जब हमें साइज़ निकालना आता है तो फिर वो हम उसमें उतने ही का डिफरेंस रखते हैं।
तो इससे क्या होता है कि हमें एक तो स्टार्ट करना है, उसके बाद से फिर हम बस उसमें उतना जो साइज़ है उसको ऐड करते जाते हैं, और फिर हमारे पास जो होता है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बहुत अच्छे से क्लास इंटरवल का वो बहुत अच्छे से हम बना लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये है कि इसे हम निकालते हैं, दैट इज़ कि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। ओके, कितना नंबर है क्लास इंटरवल का, तो ये है फॉर्मूला। हम इसे कैलकुलेट करने के लिए आगे सीखेंगे या आगे देखेंगे। ओके, अब हम ये चीज़ देखते हैं कि सीरीज़ किस तरह की होनी चाहिए। जो रेंज बना रहे हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं 0 से 5 या 5 से 10 या 0 से 10, 10 से 20, ये जो भी डिवाइड कर रहे हैं ये किस तरह की होनी चाहिए। जनरली ये 2 टाइप्स की होनी चाहिए। फर्स्ट है एक्सक्लूसिव सीरीज़, सेकेंड है इंक्लूसिव सीरीज़। तो ये जो टेबल है फर्स्ट, इसमें हमने डिपिक्ट किया है एक्सक्लूसिव सीरीज़ को। ओके, और नेक्स्ट जो है वो है इंक्लूसिव सीरीज़। तो हम पहले देखते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ कैसे जा रहा है। यहाँ पे जो लोअर लिमिट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 0 से 5, फिर हम जा रहे हैं 5 से 10, फिर जा रहे हैं 10 से 15, 15 से 20। आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे जो 5 है, ये 5 जो है ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पर भी है, फिर उसके बाद ये जो 10 है यहाँ पे है, फिर यहाँ पर भी है। तो एक में ये अपर लिमिट है, एक में ऊपर वाले सीरीज़ में ये लोअर लिमिट है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्सक्लूसिव में जो है वो रिपीट होता है। ठीक है, और इंक्लूसिव में क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 से 4 है, फिर 4 के बाद हमने क्या किया, स्टॉप किया, 0 1 2 3 4। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि फिर 4 से स्टॉप कर रहे हैं, फिर 5 5 6 7 8 9। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पे 0 4 है एंड देन वी आर 5 9 10 14, तो यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं है। सारा का जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है वो डिफरेंट है। एक ये चीज़ आसानी होती है इंक्लूसिव में कि हमें कन्फ्यूजन कम होता है कि किस में प्लेस करना है। जनरली तो हम जैसे कि अगर इसमें 5 को हम लोगों को, हमारे पास जो डेटा है 5 का वो प्लेस करना है, तो जनरली हम 0 से 5 वाले में ना करके 5 से 10 वाले में करते हैं। ओके, और 10 से अगर हमारे पास 15 है तो वो हम 10 से 15 वाले में 15 से 20 वाले में करेंगे, 10 से 15 वाले में नहीं करेंगे। 14 तक का जो डेटा है ना, 10 11 12 13 14, ओके, ये 10 से 15 वाले ग्रुप में आ जाएगा, लेकिन जो 15 है वो नहीं आएगा। वो 15 जो है वो 20 वाले ग्रुप में आएगा। होपफुली ये और भी क्लियर हो जाएगा जब हम आगे जो भी मीन मीडियन मोड या जो भी हम कैलकुलेट करेंगे और जब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो ये और भी ईजिली हमें समझ में आएगा। अब नेक्स्ट ये है कि इसे तो एक तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद ये है कि हम इंक्लूसिव में जो है, इंक्लूसिव सीरीज़ में अपर लिमिट को इंक्लूड करते हैं और एक्सक्लूसिव में हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वही जो मैं आपको समझा रही थी कि 0 से 4 तक ही आएगा, 5 नहीं आएगा। ओके, 5 से 9 तक ही हम 5 से 10 वाले में लिखेंगे, 10 नहीं लिखेंगे। जबकि इंक्लूसिव तो एकदम सिंपल है, 0 से 4 है तो उसमें 0 से 4 का जो भी डेटा है 0 1 2 3 4 वो हमें लिखना है। और ये जो भी सीरीज़ होते हैं ना, इसमें सेम डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 0 से 4 है, 0 1 2 3 4, तो हमारे पास 5 काउंट करिए, हमारे पास हाथ में 5 है, तो इसी तरह से हमें 5 आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि किसी में 5 ऐड कर रहे हैं 6 नहीं, इस वे में, एक प्रॉपर वे में जो होता है वो डिवाइड होता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है, सॉरी, और देन फिर टेबल बनता है इसी हिसाब से। और अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। नेक्स्ट है जो टर्म है वो है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। तो पहले तो हमने रेंज देखा, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, और फिर एक और तरीका जिसमें +1 करना रहता है। उसके बाद हमने देखा क्लास इंटरवल, फिर साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल ये देखा। अब थर्ड है मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। किसका मिड पॉइंट है ये ध्यान देना है, हाँ, ये क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट है। इसमें हमें क्या करना रहता है कि जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है, ओके, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे, इस वाले अगर डेटा में हम देखते हैं तो यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, यहाँ पे है लोअर लिमिट इस वाले डेटा में, फर्स्ट वाले में 0, ओके, और नेक्स्ट वाले में है 5, उसके बाद वाले में क्या है 5 एंड 10। तो लोअर लिमिट हो गया 5 और अपर लिमिट हो गया 10, ठीक है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, उसको डिवाइड करना है 2 से। तो इस तरह से हम मिड पॉइंट निकालते हैं। जैसे 15 से 20 है तो हमने क्या किया, 15 + 20। तो चलिए हम एक कैलकुलेट कर ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 0 से 5 वाले को, तो 0 + 5 / 2, ये आता है 5/2। तो
ये होता है आंसर 2.5। ओके, तो ये हो गया। इस तरह से हम मिड पॉइंट निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फिर उसे अरेंज करते हैं। इन सब चीज़ों की हमें आगे में बहुत हेल्प होगी। तो धीरे धीरे हम जो सटल वे में जाएंगे। ये नहीं कि हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से आ रही होती हैं, क्योंकि हमने मीन, मीडियन, मोड ये सब जो है क्लास 10th में भी पढ़ा होता है। बट मैंने ये ट्राई किया है कि मैं इसे बेसिक से रखूं, ताकि जो भी डाउट्स हो वो थोड़ा कम हो। इतने दिनों के बाद जब हम पढ़ते हैं ना, बीएड में आते हैं और फिर ये जो डिग्री लेते हैं अपनी हेवी डिग्रीज़ के बाद, मास्टर्स हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ये सब के बाद जो हम लोग डिग्री लेते हैं, तो हम जो बेसिक चीज़ें हैं वो थोड़ा हमारे दिमाग से हट जाता है। तो इसलिए आप ट्राई कि इसे सिंपल रखें और बेसिक से स्टार्ट करें। तो प्लीज़ ये है कि आप लोग इसे स्किप नहीं करके पूरे वीडियो को वॉच करें पेशेंटली। ये बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप ना इस वीडियो को आराम से देखेंगे और फिर सीख जाएंगे एक बार कैलकुलेट करना, खुद भी आपको 2-3 ऐसे ही, या फिर मैं कहती हूँ मतलब आपको 4 से 5 ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए बिफोर एग्ज़ाम, बिफोर हैंड, ताकि आप इसमें कमांड ले लें। इससे क्या होता है ना कि जो आपका मार्क्स होता है इस पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाले पेपर में देखिएगा, आप जनरली मार्क्स स्विच कर जाते हैं, इवन 90, 95, 91 प्लस इस तरह से आते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है स्कोर को और जो मार्क्स को होता है वो जम कराने के लिए। और आप अभी देख भी रहे हैं कि कोविड की सिचुएशन में हर जगह पे मेरिट बेसिस पे ही एडमिशन हो रहा, तो ईच एंड एवरी नंबर काउंट्स। ओके, तो थोड़ा सा आप अगर एफर्ट डालेंगे तो इस चीज़ में आपको हेल्पफुल हो जाएगा। समझेंगे तो आप फिर अच्छे मार्क्स भी ले आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है हम वो देखते हैं। इसमें हम देखेंगे एग्जैक्ट लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल निकालने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास क्लास इंटरवल है, उसका एग्जैक्ट लिमिट्स कैसे निकालेंगे। हमने तो पहले लोअर लिमिट पढ़ा, अपर लिमिट पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्ट लिमिट। ओके, तो ये जो एग्जैक्ट लिमिट है वो कैसे होगा। तो लोअर लिमिट में हम क्या करते हैं, जो 5 है फॉर एग्जांपल यहाँ पे, उसमें से 0.5 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जो अपर लिमिट होता है उसमें 0.5 को ऐड कर देंगे। ये सिंपल वे है क्लास इंटरवल से हमें एग्जैक्ट लिमिट्स को कैलकुलेट करने का। और एग्जैक्ट जो लिमिट है, ये जो एग्जैक्ट इसे कैलकुलेट करते हैं इंक्लूसिव सीरीज़ का। ओके, एक्सक्लूसिव सीरीज़ का हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। ये जो सीरीज़ है यहाँ पर, ये जो सीरीज़ है देखिए, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है। ये सीरीज़ इंक्लूसिव कैसे है कि यहाँ पे जो इस नंबर का जो अपर लिमिट है, इस नंबर के लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रहा है। सारे नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लास इंटरवल और उसका एग्जैक्ट लिमिट्स कैलकुलेट करना। तो जैसे कि 5 में अब हम निकाल रहे हैं लोअर लिमिट में, 5 में क्या हो करना है, 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में अगर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4.5 आएगा। ठीक है, 10 में करते हैं, हम पहले लोअर लिमिट के देखते हैं, ये जो लोअर लिमिट है इसका देखते हैं। 10 में तो 9.5 आएगा, 15 में 14.5, 20 में 19.5 एंड 25 में 24.5। और जो इधर है अपर लिमिट, इसमें हमें यहाँ पे एक गलती हो गई, सॉरी, ये मैंने गलती से लिख दिया है। एक्चुअली दिस इज़, यहाँ पे हमें ऐड करना होता है, ये टाइपोज होगा या में भी मैंने गलती कर दी है। तो जो अपर लिमिट होती है ना उसमें हम ऐड करते हैं 0.5। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 9 है इसमें हम ऐड किए 0.5, तो दैट इज़ 9 + 0.5, ये हो गया आपका 9.5। एंड देन 14.5, 14 + 0.5, 14.5। तो ये इजी हो गया, ये आपका इधर का अपर लिमिट को प्लस 0.5 से कैलकुलेट करके इस तरह से हमने निकाला लिमिट्स, जो एग्जैक्ट लिमिट्स है। ओके, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये फाइनली हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम देखेंगे प्रिपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो डेटा है यहाँ पे प्रेजेंट उसमें से, और जो क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो यहाँ पे हमें 9 दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास तो है आपका डेटा है, यहाँ पे ये हुआ हमारा डेटा। ठीक है, अब हम इसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितना टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है। तो यहाँ पे तो मैंने आंसर लिख दिया है, बट आप पहले आंसर ना देखें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने 10 10 10 10 करके ऐसे इस तरह से रो किया, तो ये यहाँ पे तो कैलकुलेट करने में ईजी हो रहा है कि ये 40 है, टोटल जो है वो n जो है वो 40 है। ठीक है, अब हम इसमें से रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए हम सबसे पहले तो हमें लोवेस्ट स्कोर ढूंढना है। यहाँ पे लोवेस्ट स्कोर कौन सा है, ये रहा लोवेस्ट स्कोर, ये रहा। और फिर हम देखेंगे हाईएस्ट स्कोर को। अब हाईएस्ट स्कोर जो है हमारा वो है 50, तो ये रहा हाईएस्ट स्कोर।
अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 - 5, ये हमारा निकल गया रेंज। ठीक है, क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो हमने हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो वो है 9। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ़ CI कितना बनेगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ CI है वो है हमारा रेंज बाय साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका रेंज है हमारा 45 और साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल दिया हुआ है 9, तो ये हमारा कट कर आएगा 5। और अगर हम +1 करना होता है ना, सॉरी +1, तो फिर हो गया 5 + 1 = 6। ओके, सो नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन। अब हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने निकाला रेंज, हमने निकाला साइज़ ऑफ CI और हमने निकाला नंबर ऑफ़ CI। देखिए, साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल, ये दोनों चीज़ में डिफरेंस है। यहाँ पे हम देखते हैं पहले कि जो साइज़ है उससे हम किसे कहते हैं। जैसे कि साइज़ ये I है, ओके, I = 9, ये हम इस तरह से लिखते हैं, I = 9। ओके, ये है आपका क्लास इंटरवल का साइज़। तो हम इसे पहले देखते हैं, इस तरह से समझते हैं कि जो क्लास इंटरवल है इसमें साइज़ एक होता है और एक होता है आपका नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया ना, यहाँ पे 6 है, मतलब कि ये हो गया आपका नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल। ओके, ये है नंबर ऑफ़ क्लास इंटरवल जो कि है 6। ठीक है, और फिर साइज़ क्या होता है, जो कि 9 दिया हुआ था। ओके, I = 9 दिया हुआ था, साइज़ जो है वो 9 दिया हुआ था। ये जो साइज़ है ना, ये इसी से हम सब ग्रुप स्टार्ट करेंगे बनाना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये जो डेटा है इसमें जो लोएस्ट स्कोर था वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और हाईएस्ट जो है वो 50 तक। तो हमें जो भी टेबल बनाना है वो हम 5 से लेकर 50 तक हमें बनाना है। ठीक, तो उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने लिया है 5 स्टार्ट किया। ठीक है, अब हमें किस तरह से हम इसको आगे बढ़ेंगे, मतलब किस तरह से इसे सम अप करेंगे, वो है कि I = जो 9 है उसका यूज़ अब यहाँ पे होगा। 5 है ना, तो 5 में +9 करना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब कि यहाँ से 5 से हम अगर 9 आगे बढ़ते हैं तो हम 13 पर आकर रुकते हैं। तो ये यहाँ पे जो इसका अपर लिमिट होगा ये हो गया आपका 13। ठीक है, मतलब कि 5 से 13 तक गया। अब क्या हो रहा है कि 13 हो गया, तो हम ये यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज़ ले रहे हैं। यहाँ पे हो गया फिर 14 से 22, मतलब फिर 14 से हम कैलकुलेट करेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आके रुक गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 14 से हमने स्टार्ट किया था। तो जो 14 है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक ही काउंट करना है। जब हमने 9 तक काउंट किया तो हम 22 पे आए हैं, फिर हमने अपना अपर लिमिट जो है 22 को बनाया और फिर हमने आई को यूज़ किया इस ग्रुप को डिवाइड करने में, बनाने में। तो ये हम 22 तक आए। इसी तरह से फिर 23 से आप 9 काउंट करिए, 31 पे आइएगा, 32 से फिर आप 9 काउंट करिए, 40 पे आइएगा, फिर 41 से काउंट करिए, 49 पे आइएगा। तो हमें इंक्लूड करना 41 42 43 44 45 46 47 48 49। अच्छा, अब अगर 41 छोड़िएगा तो फिर ये 8 ही आएगा, इसलिए 41 को भी काउंट करना है। तो थोड़ा ध्यान में रख के करना है, कन्फ्यूजन्स कम क्रिएट होंगी। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो है टैली मार्क। ओके, तो ये जो टैली मार्क है, ये जो हमारा जो टेबल है, इसका जो सेकेंड कॉलम है, तो हम इसे देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। तो हमने बनाया कि 5 से 13 के बीच में भी जो भी डेटा होगा ना, हम उसे प्रेजेंट करेंगे। फिर 14 से 22 के बीच में जितने डेटा होंगे उसे हम प्रेजेंट करेंगे। तो हम लास्ट वाले स्लाइड में हमने डेटा लिख रखा है। तो जैसे पहले हम देखते हैं कि 50 से 58 के बीच में कितने डेटा है। तो जो 50 से 58 के बीच में हमें तो बस एक ही दिखाई दे रहा है, वो है 50। उसके ऊपर क्योंकि ये तो हाईएस्ट स्कोर था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बस एक 1, इस तरह से 1 एक इस तरह से मार्क कर देंगे। और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 1 है। फिर हम चेक करते हैं 41 से 49 के बीच तक। तो 41 से 49 के बीच अगर चेक करते हैं तो हमें एक भी डेटा नहीं दिखता है। 40 है बट 41 से 49 तक में तो कुछ भी नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसे हम एम्प्टी छोड़ देंगे और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 0। अब लेटर सी 32 से 40 के बीच, तो 32 16 18 हो गया आपका। हमें ऐसे मार्क भी कर लेंगे ताकि ईजी हो। तो ये हो गया आपका, एक सेकंड, हमारा जो ये 32 से 40 तक है, ठीक है, 32 से 40 तक है।
तो हमारे पास एक 32 मिल गया हमें, एक 32 हो गया, 2 हो गया 40 तक, एक 35 हो गया, 37 हो गया, और कौन सा है 40 हो गया, और हमारे पास कितना हो गया 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पर देखते हैं कितने हैं हमारे पास 32 से 40 तक। एक बार और चेक करते हैं कितने स्कोर्स हैं। हाँ, एक और 35 है, यहाँ पे एक और 35 है, तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 देन 5 एंड देन अगेन 6, ये वाला। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो 6 हो गई। तो इसी तरह से फिर हम 23 से 31 के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं उससे हम लिखेंगे, 14 से 22 के बीच में जो भी नंबर्स आ रहे हैं उसे हम लिखेंगे, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ जो है उनकी वो हम लिखेंगे। और ये जो यहाँ पे है ये टोटल सम है फ्रीक्वेंसीज़ की जो हमें टोटल देता है। तो जैसे कि 6 1 7 7 7 14 14 एंड अगेन 7 21 एंड 21 प्लस 19 क्या हो जाएगा आपका 40। तो ये फिर ये हमने सम अप किया, और फिर हमें भी वहाँ पे भी एन कैलकुलेट किया था, तो फिर वहाँ पे भी जो हमारा एन था, ये जो एन है ये भी हमने 40 सॉरी यहाँ पे भी जो हमने 40 कैलकुलेट किया था। ओके, तो ये आज हमने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना सीखा है। ठीक है, अब इसमें जो है आगे हम बढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी और फिर इसमें से मीन मीडियन मोड। तो ये सिंपल एक बेसिक ये था कि हमें समझना था क्या होता है रेंज, क्या होता है क्लास इंटरवल, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, साइज़ ऑफ क्लास क्या होता है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं वो समझनी थी, इसलिए आज हमने इस तरह से सीख किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर आगे जो है इस चीज़ को आगे देखेंगे। होपफुली आप लोगों की ये जो भी मैंने टीच किया है ये होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो यू कैन फॉर श्योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आस्क एंड आई विल फॉर श्योर रिप्लाई टू योर क्वेरीज। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।